से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल का जयपुर में कूच का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने बरखेड़ा टोल प्लाजा पर बेनीवाल को रोका है। हजारों समर्थकों के साथ वो जयपुर कूच कर रहे थे। नाराज समर्थकों ने जिस तरह से उनके काफिले को रोका तो विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। डीएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां टोल नाका पर हनुमान बेनीवाल को रोका गया। बड़ी संख्या में गाड़ियों का एक काफिला जो कि जयपुर की तरफ कूच कर रहा था। इस बीच वहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि आप आइए और वार्ता कीजिए। सचिवालय में वार्ता होगी, यह भी तय हो गया है। आपको यह भी बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस बीच कहा है कि किसी को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है। बजरी माफिया के खिलाफ जन आंदोलन में वार्ता का न्योता मिला है। अब राज्य सरकार ने यह न्योता वार्ता का भेजा है। अब शासन सचिवालय में वार्ता होगी। सांसद ने समर्थकों से शांतिपूर्वक घर जाने को कह दिया है। प्रतिनिधिमंडल सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करेगा। देखिए, हमने जयपुर कूच का कार्यक्रम किया था और हमारी ये 10वीं रैली है बड़ी राजस्थान में, 10वां बड़ा प्रदर्शन है कि प्रदेश के किसानों को सस्ती दर पे बजरी मिले। बजरी के माइंस जिस माफिया ने ले रखी है उसके पट्टे निरस्त हो, उसकी 78-82 जो माइंस है वो सारी निरस्त करें और जो बजरी माफिया के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उन तमाम मुकदमों में कार्रवाई हो। और शंकर मीणा हत्याकांड जो टोंक में हुआ था, अभी उसकी पूरी जांच नहीं हुई, उसको क्लेम मिला। ऐसे जितने भी मामले राजस्थान के अंदर उसको एक जगह इकट्ठे करके स्पेशल टीम बन के बजरी माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हमारा जयपुर कूच का शांतिपूर्ण प्रोग्राम था, लेकिन हमें शिवदासपुरा में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करे हजारों आरएलपी के कार्यकर्ताओं को जयपुर पुलिस कमिश्नर ने रोक दिया। हमारे आड़े ये ट्रक बसें लगा दी और किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। पुलिस ने खुद ही हाईवे जाम कर लिया। अब ये बताओ, ये हाईवे तो पुलिस ने जाम किया, हमने थोड़ा किया है। गाड़ियों की चाबियां निकाल कर, ये गलत है। लोकतंत्र के अंदर हमें जाने देना चाहिए था। हम कहीं कहीं बैठ के बात कर लेते हैं, खुद बात करना चाहते हैं और हमारा मकसद है कि इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं। ये तो सरकार का मामला है कि सरकार किस तरह बजरी के छोटे पट्टे किसानों को दे, बजरी की माइंस निरस्त करे और माफिया पे शिकंजा कसे। ये जिस वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से माफिया राज जो राजस्थान में पनपा है, इसको कैसे खत्म करें, इसको लेकर आरएलपी लगातार सड़कों में लड़ रही है। विधानसभा में हमारे तीनों विधायकों ने जब बजरी के खिलाफ मामला उठाने का प्रयास किया तो उन्हें बोलने नहीं दिया। लोकसभा में मैं लगातार बजरी माफिया के खिलाफ आवाज उठाता रहता हूँ। आपको लड़ता हुआ कोई दिखेगा तो आरएलपी पार्टी का जवान सड़क से लेके और सांसद विधायक सदन में आपको लड़ते हुए। हम चाहते हैं कि बजरी माफिया का इलाज हो राजस्थान के अंदर। बात अपना आप करेगी सरकार, बात नहीं करेगी तो हम राजधानी को चारों तरफ से घेर लेंगे, सरकार के घुटने टिकाएंगे। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जहां बजरी माफियाओं ने फायरिंग की है। फायरिंग में 3 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल जिला चिकित्सालय में लाया गया है। एक गंभीर घायल को उदयपुर रेफर कर दिया है। सदर थाना क्षेत्र में बोजुंदा इलाके की यह घटना है। रॉयल्टी कटाने की बात पर यह पूरा विवाद हुआ। फायरिंग करने वाले मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अस्पताल में लोगों ने हंगामा किया है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। वहां पर अस्पताल के बाहर धरने पर भी बैठ गए हैं। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर, ये आपको चित्तौड़गढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर बजरी माफियाओं के हौसले किस तरह से बुलंद हैं कि उन्होंने फायरिंग कर दी खुलेआम। फायरिंग में 3 युवक घायल भी हो गए हैं। घायलों को फिलहाल जिला चिकित्सालय लाया गया है और एक घायल जो कि गंभीर हालत में है उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया है बेहतर इलाज के लिए। सदर थाना क्षेत्र के बोजुंदा इलाके की यह घटना है। पूरा विवाद बताया जा रहा है कि रॉयल्टी कटाने की बात पर शुरू हुआ, जिसको लेकर कुछ विवाद आया और फिर उसके बाद विवाद की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद फायरिंग वहां पर बजरी माफियाओं की तरफ से कर दी गई, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसके बाद फायरिंग करने के बाद मौके से वो लोग फरार हो चुके हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अस्पताल में लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। अस्पताल के बाहर धरने पर बैठकर प्रदर्शन जारी है। रेत माफियाओं द्वारा 4-5 जने जो रेत माफिया थे, करण सिंह, टम्मू सिंह, उनके साथी जो भी थे, उन्होंने 4-5 युवाओं के साथ गोलीबारी की है और पूरा समाज आक्रोशित है। उसके साथ 3-4 पुलिसकर्मी थे। हम समाज की तरफ से और इन युवा साथियों की तरफ से मांग करते हैं कि जो 3-4 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे और उनके सामने गोलीबारी हुई तो सबसे पहले तो उनको सस्पेंड किया जाए और दूसरी बात जो दोषी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये घटनाक्रम दूसरी बार किसी और युवा के साथ और बुजुर्ग के साथ नहीं हो सके।
बड़ी खबर झुंझुनू से भी मिल रही है, जहां पर रॉयल्टी कर्मचारियों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। रंजिश को लेकर रॉयल्टी कर्मचारियों में खूनी संघर्ष हुआ। कर्मचारियों के झगड़े में एक कर्मचारी लहूलुहान हो गया। घायल कर्मचारी को फिलहाल खेतड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया। हालत गंभीर होने पर खेतड़ी अस्पताल से रेफर किया है। बांशियाल गांव के पास रॉयल्टी कर्मचारी में खूनी संघर्ष देखने को मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन कर रही है। बड़ी खबर झुंझुनू से भी है, जहां रॉयल्टी कर्मचारियों में खूनी संघर्ष को देखकर रंजिश को लेकर रॉयल्टी कर्मचारियों में जो खूनी संघर्ष हुआ, इसमें एक कर्मचारी लहूलुहान हुआ। लेकिन अगली खबर आपको बताएं तो राजस्थान विधानसभा में राकोका बिल पास कर दिया गया है। लॉरेंस और गोदारा जैसे गैंगस्टर पर यह बिल तगड़ा शिकंजा कसेगा। गैंगस्टर्स को शरण देने वालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। गैंगस्टर्स के पैसे कमाने के सोर्स पर अटैक की ये रणनीति के तौर पर बिल पेश किया गया है। अपराधियों का प्रॉपर्टी और उनका पैसा अगर किसी ने रखा तो 10 साल तक की उसको सजा होगी। सरकार इस प्रॉपर्टी को जब्त करके नीलाम करेगी। तस्करी, वसूली, फिरौती वाले क्रिमिनल्स की अब खैर नहीं है। राकोका के केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट होगा। डीएसपी स्तर का अफसर ही राकोका में केस दर्ज करेगा। राकोका अपराधियों के फोन टैप की सालाना रिपोर्ट तैयार करेगी। बंद कोर्ट में सुनवाई होगी। गवाही की पहचान उजागर करने पर सजा होगी, यानी जो गवाह होगा, जो विटनेस होगा, उसकी अगर पहचान उजागर की गई तो सजा भी होगी। 1999 में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र ने, आपको बता दें, मकोका कानून बनाया था। अब उसी की तर्ज पर गहलोत सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई या रोहित गोदारा जैसे तमाम गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़े एक्शन की ये रणनीति बनाई है और गैंग बनाकर अपराध करने वाले गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने विधानसभा में इस बिल को पास करवा दिया है। मकोका की तर्ज पर राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि राकोका पारित हो गया। राकोका के प्रावधानों के अनुसार गैंग बनाकर अपराध करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त होगी, इससे सरकार अपने कब्जे में लेगी। गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी या पैसा अपने कब्जे में रखने वालों को भी सजा होगी। गिरोह बनाकर फिरौती वसूलने, पैसे के लिए धमकाने वालों को राकोका के दायरे में लिया जाएगा। बड़ी खबर एक और बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीकर दौरे की तैयारी तेज हो गई है। सीकर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हुई हैं। कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सीकर जाएंगे। पीएम की जनसभा की तैयारियों को लेकर बैठक लेंगे। सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीकर दौरे को अभूतपूर्व और यादगार बनाने को लेकर तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल दौरा करेंगे सीकर का और तैयारियों का जायजा लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद पहली बार सीकर आ रहे हैं। 27 जुलाई को सीकर के जिला स्टेडियम में प्रधानमंत्री की सभा होनी है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीकर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा के साथ साथ सरकारी कार्यक्रम भी रहेगा, जिसमें वो किसान निधि का पैसा किसानों के खाते में रिलीज करेंगे। कैलाश चौधरी ने कहा कि बड़ी संख्या में किसानों का पैसा उनके खाते में डाला जाएगा। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री की सीकर के इसी जिला स्टेडियम में सभा होनी है और सभा के साथ साथ जो किसान निधि का पैसा है वो रिलीज किया जाएगा और इसके लिए सरकारी मीटिंग भी होगी। सीकर का स्टेडियम में इस बार खास जो दौरा है उसके लिए तैयारियां की जाएंगी। हर बार जो ये होता है कि ये यहीं पर पहले जो 2 बार सभा हुई है तो यहीं पर स्टेडियम में स्टेज बनाया गया था और सामने की तरफ पब्लिक के बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार कुछ बदलाव पार्टी की तरफ से किया जाएगा, जिसमें जो सामने की जो दिशा है, सामने की तरफ का जो इलाका है वहां पर जो स्टेज लगेगा और ये दूसरी तरफ का जो इलाका है जहां हम इस वक्त खड़े हैं, इस पूरे इलाके में जो है वो पब्लिक के बैठने की व्यवस्था होगी। और पार्टी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की सभा में पहुंचेंगे और इसकी तैयारियों को लेकर के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई और लगातार अब जो पार्टी के नेता है वो बैठक कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो भाजपा के नेता है वो प्रधानमंत्री की संख्या में सभा में भीड़ जुटा पाते हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। अजमेर में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निशाना साधा है। शेखावत ने ट्वीट करके लिखा है कि गहलोत साहब, आक्रोश का ये स्वर सुन रहे हैं आप,
ये ट्वीट किया है उन्होंने। आगे वो लिखते हैं कि कितना भी आप दिखा लें कि आपको फर्क नहीं पड़ता, जानते हैं आप हो गलत रहा है, जनता यूं ही नहीं सड़क पर उतरती है। तो ये ट्वीट किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से, और निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, क्या कुछ उन्होंने लिखा है। गहलोत साहब, आक्रोश का ये स्वर सुन रहे हैं आप। आगे लिखते हैं कितना भी आप दिखा लें कि आपको फर्क नहीं पड़ता, जानते हैं आप भी हैं हो गलत रहा है। दौसा के नामनेर गांव में पेड़ के नीचे मिले एक मानसिंह राजपूत नाम के व्यक्ति के शव के मामले में करीब 27 घंटे बाद मामला शांत हुआ। इस मामले में परिजनों को हत्या की आशंका लगी और उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं जैसे ही सांसद किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे तो सांसद ने परिजनों और प्रशासन के बीच वार्ता की। इस वार्ता के बाद सुलह हुई और परिजन शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हुए। इस दौरान सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने खुद के पास से 5 लाख रुपए और जन सहयोग से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भरोसा किया। इसके अलावा मृतक के परिवार को पालनहार योजना, श्रमिक कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं इस मामले में मानपुर थाना पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस ने 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम होगा, उससे खुलासा हो जाएगा, पुलिस को एक लाइन मिलेगी। इनको घोषणा की है कि 5 लाख मैं दूंगा, 10 लाख की व्यवस्था जन सहयोग से कराएंगे और ट्यूबवेल में मेरे कोटे से करा दूंगा सिंगल फेज का। और प्रधानमंत्री आवास योजना, कैटल सेट, श्रमिक कार्ड, ऐसी जो लाभकारी योजनाएं सरकार की वो इनको हम दिलवाएंगे, उससे इनको फायदा करा के परिवार को संबल देंगे और बच्चों की शादी कराने की व्यवस्था करेंगे। और इसके अलावा दौसा की आपको एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने अल्प प्रवास पर धौलपुर आई थी। यहां उमा भारती मीडिया से रूबरू हुई। उमा भारती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस में नए नेतृत्व को नहीं पनपने देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी से मुकाबला करना चाहता है, मोदी से मुकाबला करने के लिए इनके पास कोई नेता ही नहीं है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि देश का कानून एक होना चाहिए। उमा भारती ने सीमा, हैदर और सचिन की शादी को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जासूसी के मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जिन्हें उनका काम करने दीजिए। अगर उनको लगता है कि वो अकेले सब उठा लेंगे, भाई बहन पूरा भार पूरे देश का, पार्टी का, तो इस गलतफहमी में उनको जीने दीजिए। इसमें तो नष्ट हो गए वो लोग मंत्री। मुझे इससे हम तो इसका ये करेंगे कि हम देश को बचा लेंगे ऐसे टूटे बिखरे हुए लोगों से। ये नर्मदा में क्रूज का आपने विरोध बताया जा रहा है, क्या कारण है? मैं तो खबर पढ़ी थी प्रतिष्ठित अखबार में, नाम नहीं लूंगी मैं अभी उनका, क्योंकि दूसरे अखबार वाले छापते नहीं नाम लेते। जी। बहुत प्रतिष्ठित अखबार है वो, लगभग सत्यापित खबरें ही छापता है, झूठी खबरें छापता है, नहीं छापता है ऐसा नहीं, कम छापता है। तो उन्होंने कहा अभी जो देखो, मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि अभी जो बात चली, मुझे पता लगा है फिर बाद में, और मुझे पहले भी पता था जब मैं रिएक्शन दे रही थी, कि ये आधिकारिक स्तर पर है। अभी ना केंद्र सरकार से सहमति मिली है कैबिनेट से इसको, मतलब मंत्री से, और ना राज्य सरकार को, तो खबर अखबार से ही मिली है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉकी खेल मैदान में हुए सामूहिक दुष्कर्म के साथ साथ बनाड थाना क्षेत्र और आसोप इलाके में बलात्कार की वारदातों को लेकर बाल संरक्षण आयोग ने सुध ली है और पीड़िताओं और उनके परिजनों से मुलाकात की है। आयोग ने ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए एसओपी बनाने के साथ साथ कारगर कदम उठाने की भी बात की है। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जोधपुर में बच्चियों के मामले में राजनीति न करने की अपील की। इसके अलावा जोधपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए संगीता बेनीवाल ने आज एक बार फिर एबीवीपी का नाम लिया। जब भी लगता कि कहीं बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पर ना तो कोई पार्टी देखी, ना कोई जातिवाद देखा,
बस बच्ची को देखा, बच्चों को देखा और उनके अधिकारों की रक्षा कार्य करने का तत्परता से कार्य बाल आयोग के द्वारा मेरे द्वारा किया गया। तो मैं कहना चाहूंगी आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी और आदरणीय सभी नेतागणों को कि कृपा कर बच्चे बच्चियों पे कम से कम राजनीति ना करें। ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य फिलहाल अंधकार में है, क्योंकि सरकारी दावों में स्कूलों में शिक्षा और हर सुविधा मुहैया कराने की सच्चाई परीक्षा के बाद आए नतीजों में सामने आ गई है। इस बार की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में कई सरकारी स्कूल फिसड्डी साबित हुए हैं, जिसके बाद बेहतर शिक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार ने नए स्कूल खोले, लेकिन उन स्कूलों में शिक्षक लगाना भूल गई, जिसके चलते इस बार कई सरकारी स्कूलों का रिजल्ट काफी खराब गया है। ऐसा ही कुछ धौलपुर के राजाखेड़ा क्षेत्र के चांडियान कपुरा के सरकारी स्कूल का भी है। इस बार 10वीं के नतीजों में स्कूल के 12 में से 10 छात्र फेल हो गए, जिसके बाद अब स्कूल में एडमिशन की जगह टीसी लेने की होड़ मची है। प्रदेश सरकार लोगों को खुश करने के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा रही है, लेकिन धरातल पर उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। सरकार ने चाड़ियनकापुरा में संचालित सरकारी स्कूल का दर्जा बढ़ाकर उसे माध्यमिक तो कर दिया, लेकिन यहाँ संसाधन नहीं बढ़ा। दरअसल राजाखेड़ा के चांडियानाकापुरा के सरकारी स्कूल 2021 तक उच्च प्राथमिक था। इसमें 200 से ज्यादा नामांकन थे, लेकिन 2021 में स्कूल का दर्जा बढ़ा तो यहाँ लगे तीनों शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, जिसका नुकसान बच्चों को नतीजों में भुगतना पड़ा। मैं कक्षा 10th में पढ़ता हूँ। हमारी क्लासों में एक साथ 3-3 क्लास बैठ रही हैं। हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। हमारे टीचर कमी होने के वजह हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। अव्यवस्थाओं के कारण स्कूल में नामांकन भी गिरता जा रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग का इस ओर ध्यान नहीं है। इस विद्यालय में 115 विद्यार्थियों का नामांकन है। यहाँ 13 में से 11 पद रिक्त हैं। सीबीओ साहब से अभ्यर्थना करके 2 साथी शिक्षक व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनको और हम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही अन्य शिक्षकों की व्यवस्था हमारे लिए वो करेंगे। बिना शिक्षकों के विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। दूसरा, यहाँ पर विद्यालय भवन की भी कमी है। केवल 5 कमरे हैं, जिनमें से एक में ऑफिस, एक में पोषाहार का सामान रखा हुआ है। विद्यार्थियों के लिए केवल 3 कमरे ही शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध हैं। फिलहाल नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और उम्मीद की जानी चाहिए कि शिक्षा विभाग जल्द ही ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर वहां शिक्षकों की कमी को दूर करेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से हमारे संवाददाता हरिवीर। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में श्री सीमेंट कंपनी द्वारा लगाए जा रहे सीमेंट प्लांट के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नवलगढ़ सीमेंट प्लांट में श्री सीमेंट प्रबंधन सैकड़ों किसानों से उनकी जमीन छीनकर घर से बेघर कर चुका है। किसानों को न तो जमीनों का मुआवजा दिया गया और न ही उन्हें सरकार के वादे के अनुसार वहां पर रोजगार उपलब्ध कराए गए। श्री सीमेंट कंपनी के खिलाफ पिछले 6 महीनों से आंदोलन कर सैकड़ों किसान राजधानी जयपुर में जमा हुए। किसानों ने सरकार की उदासीनता के खिलाफ विधानसभा घेराव करने की कोशिश की। मुआवजा और पुश्तैनी जमीन के लिए दर दर भटक रहे पीड़ित किसानों से बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। आज 5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर गया है। आज तक इनको 1 रुपया नहीं मिला। जो अधिग्रहण तो बहुत पहले हो चुका, लेकिन 5 महीने से ज्यादा समय से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद में 1 रुपया नहीं दिया गया है। वहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, उनके समक्ष भी हम हमारी कई बार आवाज उठा चुके हैं। कलेक्टर के समक्ष भी प्रतिवेदन दे चुके हैं। जब हमारी बात को किसी ने भी संज्ञान में नहीं लिया तो हमें मजबूरन होकर आज विधानसभा के समक्ष आना पड़ा है। कुल महिलाएं हैं, किस तरीके से घर परिवार परेशान है? वहाँ पे बहुत से लोग परेशान हैं और महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान है। आज आप संख्या देख रहे हो महिलाओं की कितनी आई है, तो आप समझ सकते हो कितनी परेशान है वो महिलाएं। तो जितना हो सके इनको मुआवजा राशि मिले और जो सरकार ने इनका जो हक छीन रखा है, नहीं तो आवाज उठा रही है सरकार, नहीं इनके लिए हक के लिए कुछ बोल रही है। तो जितना हो सके तो सरकार इस चीज के लिए जल्दी से जागे और लोगों को उनका हक। और इसी खबर के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।